नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इंसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो जनरली उसके बारे में लोग कम बातें करते हैं, आजकल एक उथल पुथल मची हुई है। और पिछले 2 साल के जो घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो वो उसको उजागर करती है कि उस क्षेत्र में क्या होने वाला है। अभी रिसेंटली 22 अक्टूबर को जो वहां का NSCN IM जो ग्रुप है, उसके जनरल सेक्रेटरी मुवैया ये 5 दशकों के बाद वापस आए हैं मणिपुर में। और ये मणिपुर के सेनापति क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और उनकी क्या डिमांड है, क्यों वापस आए हैं? क्योंकि NSCN की डिमांड काफी समय से रही है। 2015 में उन्होंने एक भारतीय सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया था जो कि लागू हुआ था बाद में। और उस पे उन्होंने अभी तक उनकी डिमांड रही है कि उनको एक नागालिम फ्लैग दिया जाए, एक नागालिम का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत गंभीर बातें हैं। साथ ही जो हमने वहां पे कुकी और मेतेई जो पिछले दिनों घटनाक्रम देखा, वो बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि जो कुकी जो है वो मांग कर रहे हैं वहां पे उनको एक अलग टेरिटरी दे दी जाए, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। और मेती जो है ये कह रहे हैं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का एक खिताब दे दिया जाए, एक और साथ ही एक ऐसी बाउंड्री लाइन उनको चाहिए जो इनर लाइन परमिट जिसे कहते हैं। तो ये हम सब लोगों ने नागालैंड को देखा, हमने मिजोरम को देखा, लेकिन कहीं जो है मणिपुर को की तरफ ध्यान नहीं गया। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जगह है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ ब्रिगेडियर KPS सिरोही हैं, जो कि 34 वर्ष भारतीय सेना में लगा चुके हैं। इन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हर क्षेत्र जहां पे इंसर्जेंसी रही है, ये वहां पे रह चुके हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रह चुके हैं। इनको विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। तो ये बहुत ही जानकार हैं इस क्षेत्र के बारे में, पूरी इंसर्जेंसी के बारे में। तो इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या है और ये कब शुरू हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है, 200 साल, 250 साल, क्या चल रहा है। तो ब्रिगेडियर सिरोही, वेलकम टू द चैनल। आप पहली बार आ रहे हैं, अपने बारे में बताइए और बताइए कि क्या हिस्ट्री है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका सर, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया है। और मेरा नमस्कार और जय हिंद आपके तमाम दर्शकों को भी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे पंजाब और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी हो या जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, यहाँ पे मेरा सौभाग्य था कि मुझे यहाँ पे नौकरी करने का सर्विस के दौरान मौका मिला। नागालैंड और मणिपुर में मैंने जो किसी भी आर्मी ऑफिसर के लिए सबसे खास अपॉइंटमेंट होता है, एज ए कमांडिंग ऑफिसर मैंने 42 असम राइफल का नेतृत्व किया नागालैंड और मणिपुर के इंसर्जेंसी के दौरान। और मैंने पिछले 34 साल में, आपको मैं ये बताना चाहूंगा, तमाम इंसर्जेंसीज में जितनी गंभीर, पेचीदा और उलझी हुई इंसर्जेंसी मणिपुर की है वो किसी भी क्षेत्र में नहीं, इवन नॉर्थ ईस्ट के बाकी इलाकों में भी नहीं। जब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे तो आपको मैं आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ, वो खुद ये महसूस करेंगे कि वाकई में एक बहुत गंभीर, उलझी हुई और पेचीदा इंसर्जेंसी मणिपुर की है। और इसका इतिहास जो है बिल्कुल। वो अगर अभी के रीसेंट हिस्ट्री में भी जाए तो कम से कम 250 साल पुराना है, जैसे ये शुरुआत होती है। इंसर्जेंसी पर से की नहीं, लेकिन जो नींव शुरू हो गई थी वो 250 साल पहले शुरू हो गई थी। जी। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम इस मुद्दे प्रॉपर पर आए, तो ये आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि ये पिछले 10, 20, 30 साल का नहीं है जब से इंसर्जेंसी, आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हुई, लेकिन मुद्दा बहुत पुराना है। तो बताइए इसकी हिस्ट्री के बारे में, बताइए कि क्या था, कहां से ओरिजिन कहां हुआ सर, इसका? आप देखेंगे किसी भी, पहली बात तो दुनिया में कोई भी आपको समस्या है, वहां की ज्योग्राफी, वहां की डेमोग्राफी, वहां का इतिहास, वहां की पॉलिटिक्स, राजनीति
और वहां का रिलीजन या एथनिसिटी, इसके बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ इसका भूगोल देखेंगे बिल्कुल तो एक मणिपुर जो है एक बाउल टाइप है, एक रेक्टेंगुलर बाउल है, जिसका क्षेत्रफल करीब बिल्कुल 22,000 किलोमीटर का है। इसमें जो वैली है वो 70 किलोमीटर बाय 35 किलोमीटर की है और तकरीबन ये 11% एरिया कवर करता है। 89 से 90% एरिया हिल का है। इस 11% में 57% आबादी आज की तारीख में रह रही है और जो 90% तकरीबन इलाका है उसमें 43%, 43% रह रहा है। आप देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स समस्या है जहां तक कि इलाके की बहुत बात है। ये पूरा इलाका जो है ये पहाड़ी है, दुर्गम पहाड़ियां हैं, बहुत घने जंगल है। मणिपुर का 350 किलोमीटर का एरिया म्यांमार के साथ मिलता है। 1100 किलोमीटर का एरिया है वो नागालैंड कछार एरिया जो आसाम का है और मिजोरम के साथ मिलता है। इन तमाम एरियाज के अंदर जो जगहें हैं उनमें इंसर्जेंसी या अराजकता रही है पहले और अभी भी है। तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट के लिए भी मणिपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत इसके बिल्कुल अलावा सर मणिपुर क्रॉस रोड पे बैठा हुआ है गोल्डन ट्रायंगल, जो कि लाओस, थाईलैंड और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है, और कछार और सिलेट डिवीजन। सिलेट डिवीजन इसलिए क्योंकि आजादी से पहले सिलेट डिवीजन जो थी वो असम का एक सब डिवीजन था, क्रॉस रोड पे बैठा हुआ है। इसलिए लुक ईस्ट पॉलिसी पहले और अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रोड म्यांमार और थाईलैंड को ज्वाइन कर रहा है वो रोड मणिपुर के थ्रू मोरे टाउन के थ्रू होता हुआ जाए। तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकली ये एरिया बहुत सेंसिटिव नाजुक रहा है हमेशा से, अभी भी है और मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ समय तक रहेगा। अगर हम इसकी डेमोग्राफी पे देखें तो ऐतिहासिक तौर पे इसकी डेमोग्राफी में दो ही लोग माने जाते हैं कि दो तरह के ट्राइब थे और रिकॉर्ड्स भी यही बोलते हैं, नागा और मैतीज। मैतीज जो थे वो राजा थे और नागा जो थे हिल ट्राइब्स। लेकिन साथ ही साथ जो सदर्न पोर्शन है चूड़ाचांदपुर और का इलाका जो म्यांमार और मिजोरम से मिलता है, यहाँ पे जो ट्राइब भी कुछ ना कुछ हिस्सों में हमेशा से रहते रहे। और आज की तारीख में अगर आप देखें जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो एथनिसिटी और रिलीजियस ग्राउंड पे कुछ इस प्रकार से है। एथनिसिटी देखें तो मैतीज जो है वो करीब 53% है। याद रखने वाली बात यहाँ पर सर ये है कि ये जो परसेंटेज थी ये तकरीबन 65% थी जब देश आजाद हुआ। नागाज जो है 20% है, ये तकरीबन 20% ही रहे हैं। कुकीज 16% है, मुस्लिम 8.5% है। इसके अलावा नेपाली, बंगाली, तमिल और बाकी मारवाड़ी, इनकी भी मिली जुली जनसंख्या जो 6-7-8% तक जाती है। जहां तक कि धर्म की बात है तो 41.5% के करीब है हिंदूज, क्योंकि मैतीज हिंदूज होते थे। लेकिन यहाँ पे भी एक चौंकने वाली बात है कि ये तकरीबन 60-61% होते थे 1951 तक। तो इनकी जो जनसंख्या है ये करीब 20% गिर गई। और क्रिश्चियंस जो है वो भी तकरीबन 41-41.5% के आसपास है। ये लोग हुआ करते थे करीब 12-14%, क्योंकि फुल्ली कन्वर्टेड नहीं थे तब तक। तो ये पिछले 70 साल में करीब 20-25-30% के करीब तक बढ़े हैं। बाकी एज आई सेड कि 8.5% मुस्लिम से, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म रखने वाले भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। लेकिन सारे के सारे ये एज ए ट्राइब, ज्यादातर एज ए ट्राइब ही रह रहे हैं। इसका ऐतिहासिक तौर पर देखें सर, यहाँ पर ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा कि हम इसकी सिर्फ 300 साल की इतिहास पर जाते हैं। तो अगर आप पॉइंट वाइज अगर आप बताएंगे तो ये मेन कॉज क्या है, पॉइंट वाइज बता दीजिए जो इंसर्जेंसी के हैं, क्यों इतना ज्यादा उनके बीच में डिफरेंस है? क्योंकि अंग्रेज, आप ये मानेंगे कि अंग्रेज पैदा कर दिए गए डिवाइड? इसमें आपको देखना पड़ेगा इंसर्जेंसी को 3 पहलुओं से। यहाँ इंसर्जेंसी है नागा इंसर्जेंसी, मैती इंसर्जेंसी और कुकी इंसर्जेंसी। आपस में ये किसी ना किसी तरह मैच है, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ही पेचीदा और उलझी हुई इंसर्जेंसी है। आप छोटे रूप में बताना चाहूंगा मैं,
पहले देखिए नागा इंसर्जेंसी। नागा इंसर्जेंसी थी वो FGN ने, जो कि एक गवर्नमेंट विंग था NNC का, उन्होंने 1956 से शुरू की। 1956 में नागालैंड में शुरू की, तो यहाँ भी शुरू होगी। उनकी क्या डिमांड थी? ग्रेटर नागालैंड, कि नागा जहां जहां रह रहे हैं, यस, नागाज के 32 ट्राइब्स हैं, उनमें से 7 ट्राइब जो हैं वो मणिपुर में भी रहते हैं। तो उन्होंने किया कि भाई यहाँ पर जो है नागालैंड हमें चाहिए। और इसके उन दिनों जो 4 डिस्ट्रिक्ट होते थे नागाज के, अब तो 7 हो गए हैं, कि तमेंगलोंग, सेनापति, उखरुल और चंडे, ये भी नागालैंड में इंक्लूड होना चाहिए। और ये जो थे, इनकी एक्टिविटी जो थी नागा इंसर्जेंट्स की, इन 4 क्षेत्रों में ही रहती थी। इन्होंने क्या किया, लेकिन ये भी आराम से गेम खेलते रहे, और काफी ब्लडी पार्ट था। उन्होंने लेकिन क्या किया कि वो कुकीज के साथ आराम से रहते थे टिल 1993। 1993 में कुकीज और नागाज का क्लैश हो जाता है। कुकीज जो हैं, वो जो ट्राइब्स थे, उनके पास जाते हैं कि भाई हमें नागाज के अगेंस्ट लड़ता है, वो मना कर देते, उनमें से कुछ ट्राइब्स। तो कुकीज और जो ट्राइब्स का क्लैश शुरू हो जाता है। नागा जो थे, उन्होंने ने क्या किया, उन्होंने अपना कुकीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो ट्राइब्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो कुकीज के अगेंस्ट। इससे पहले क्या होता है कि 1975 में शिलोंग पीस अकॉर्ड साइन होता है, तो कुछ दिन तक तो शांति रहती है। लेकिन जो रेडिकल ग्रुप थे NNC के, वो NSCN बना लेते हैं 1980। ये NSCN जो है वो डिवाइड हो जाता है 1988 में। एक ग्रुप NSCN IM होता है, इसाक और मुइवा का, और एक होता है कापलांग का, जो कि हेमी नागा है, म्यांमार का। अब ये लोग क्या करते हैं, दोनों अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपने डोमिनेशन के लिए, मैती ग्रुप्स के साथ भी और कुकी ग्रुप्स के साथ भी साठगांठ करते हैं, और आपस में भी करते हैं। तो इतनी हौच-पौच हो जाता है कि नागा जो है इस समय नहीं, पिछले 20 साल से नागा हिल्स में भी है, जो मणिपुर के नागा हिल्स है, वैली में भी है, और इवन कुछ कुकीज एरियाज में भी इन्फ्लुएंस। ये तो है जहां तक नागा इंसर्जेंसी का सवाल। अभी अगर आप मैती इंसर्जेंसी पर आओ, तो मैंने आपको बताया था उनके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण कि उनको जबरदस्ती मर्ज कराया गया, कुबा वैली दे दी गई, और उनको दर्जा नहीं मिला स्टेट का। 1960 के जो लैंड रिफॉर्म्स हुए, तो उनको ST का दर्जा नहीं मिला, जबकि कुकीज और नागास को मिल गया था। और उनको 1950 में ही मिल गया था। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स में ये लिखकर आया, ये भी आपके दर्शकों को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सर, शेड्यूल ट्राइब जो था 1950 से पहले नहीं बोला जाता। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब्स 1950 में आए। उससे पहले 1935 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें सिर्फ शेड्यूल क्लास था। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको सबको ट्राइब करते थे, तो कभी मैथीज ने ये सोचा ही नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी। ये तो जब रिफॉर्म आया 1960 में, तब उनको लगा कि उसमें ये लिखा था कि शेड्यूल ट्राइब लैंड अपनी शेड्यूल ट्राइब को बेच सकते। अब इनको प्रॉब्लम हो गई कि भी हमारे पास तो सिर्फ 10-11 का है, और हम संख्या में सबसे ज्यादा है। नागाज एंड कुकीज तो यहाँ लैंड खरीद सकते, हम नहीं जा सकते। तो एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम थी। और इसी दौरान सर, एक शब्द आपने शायद नहीं सुना होगा, आपके दर्शकों में भी शायद ना पता हो, दिल्ली दरबार एक चीज है, वो प्ले करती है। ये दिल्ली दरबार एक कोठरी थी, समूह था पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, सिविल सर्वेंट्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का। जितना भी फंड आता था यहाँ डेवलपमेंट के लिए, उसके में 95% सूटकेसेस में भर के वापस चला। ये भी मैंने जैसे बताया, कुछ चीजें ये भी आपको गूगल पे नहीं मिले। सही बात। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। इसलिए सब 1964 में UNLF बन गया, मैती ग्रुप। लेकिन इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल 1991 तक शुरुआत नहीं की। UNLF जो सबसे पुराना ग्रुप है, सबसे शक्तिशाली ग्रुप रहा है, उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल नहीं। इनमें से जो कोई रेडिकल लोग थे, उन्होंने 1968 में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर बनाई, और उन्होंने नागा इंसिडेंट्स के थ्रू ISI से लिंक एस्टेब्लिश कर लिए उस समय के ईस्ट पाकिस्तान। आप देख रहे कितनी पेचीदी चीज है। मैती ग्रुप्स ने नागा ग्रुप के साथ मिलकर ISI को कांटेक्ट किया। ISI उन्होंने फुल सपोर्ट दी।
ट्रेनिंग में, पैसे में, हथियार में, जैसा भी। 1971 की लड़ाई के दौरान इस ग्रुप ने पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया अगेंस्ट इंडिया। बताइए। बिल्कुल, जो बांग्लादेश में जो आप गंभीरता जिस तरह देखिए से सब चीजों की। 1971 में जब वो हार गए तब इनकी प्रॉब्लम हुई, इनके काफी कार्डर मारे गए और पकड़े गए। लेकिन उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे 1972 में, उन्होंने इनको जनरल एमनेस्टी दे दी, तो ज्यादातर कार्डर को जेल वगैरह भेज दिया। फिर जेल भेजने के बाद क्या होगा, 5-6 साल काफी ठंडक रही। लेकिन जेल में जो कार्डर गए थे उनमें से खासतौर से विश्वेश्वर सिंह वगैरह, उनकी वहां कम्युनिस्ट लोगों के साथ दोस्ती हो गई। तो वहां से निकलने के बाद 1977 से 1980 तक बड़े डेडली ग्रुप्स बने जो कि आर्म्ड ग्रुप्स थे। पीएलए हुआ, प्रीपाक हुआ, केसीपी वगैरह हुआ। इन्होंने बहुत वो एथनिक वायलेंस वहां ले आए। इसकी वजह से 1980 में आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट जो है वो वैली में भी लग गया। पहले वो लगा था सिर्फ नागा हिल्स में 1958 में, अब लग गया वो वैली में। अब जब ये लग गया तो ये जो कार्डर थे ये काफी मार दिए गए या बाहर चले गए। यहाँ एक और जरूरी ये बात है कि जो भी इनकी लीडरशिप है वो इंडिया में नहीं रही, कभी नहीं रहते। ये लोग पहले ईस्ट पाकिस्तान रहते थे, फिर बांग्लादेश और म्यांमार, और ये कभी कभी चाइना वगैरह यहाँ भी जाते रहते, थाईलैंड, चाइना वगैरह में भी इनकी प्रेजेंस है। तो ये लोग हमेशा इस तरह से रहे हैं। अभी मैतीज को लेट 80s में और अर्ली 90s में मैतीज, फिर इनको वैली वीबीआईजी बोलते हैं, वैली बेस्ड इंसर्जेंट्स ग्रुप। ये बड़ी मात्रा में द्वारा से लेट 80s और 90s में हुए, क्योंकि उस समय तक कुकी इंसर्जेंसी भी शुरू हो गई थी। और 90 का जो दशक है वो 1997 तक का, वो बहुत ही वायलेंट था। जैसा कि मैंने बताया 1993 के क्लैशेज जो कि नागा कुकी के बीच में हुए थे, नागाज ने तो जो ट्राइब को सपोर्ट किया, इन्होंने कुकीज को सपोर्ट किया व्हीकल बेस्ड। तो चूरा चांदपुर जो कि टोटली कुकी डोमिनेटेड है, वहां पर इन्होंने अपने कैंप, जमीन खरीदी और कैंप बना लिया। तो 1990 में क्या हो रहा था, कुकीज हर जगह आप देखिएगा ऑपरेट कर रहे थे। नागा जो थे नागा हिल्स के साथ था, तो वैली और कुकीज के एरिया में ऑपरेट कर रहे थे, और वैली वाले अपने एरिया के अलावा नागा और उसमें भी कर रहे थे। इंटर ट्राइब राइवलरी होने के बाद भी एक दूसरे का साथ इन्होंने पकड़ा हुआ। अब आता है साल 1997 1997, जब नागालैंड में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हो जाते ना, और वो एक्सटेंड होते रहे हर साल ना। जब उन्होंने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन किया, तब जो मणिपुर के नागाज थे वो भी चाहते थे शायद हमारे पास में भी पीस आ जाएगा और हमें भी वो फैसिलिटी मिलेगी। इससे मैती ग्रुप्स और ज्यादा कंसर्न हो। उनको लगा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका ये डिमांड मान लिया नागालैंड का, तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है मणिपुर का वहां चला जाएगा। तो ये सोचने पर मजबूर हो गए भी हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें आर्म्ड स्ट्रगल को और ज्यादा इंटेंसिफाई करना। ये इंटेंसिफाई होता रहा। इसी दौरान कुकी इंसर्जेंसी भी मैंने जैसे आपको बताया था लेट 80s अर्ली 90s से शुरू हो गई थी। कुकीज ने क्या किया, 2005 में आर्मी के साथ एक छोटा सा समझौता किया, भाई हम आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट वो नहीं करेंगे ऑपरेशन, और 2008 में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस कर लिया इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अब क्योंकि कुकीज की डिमांड थी कुकी लैंड की, तो मैथीज ने सोचा अगर इनको कुकी लैंड मिल गया हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम तो खुद माइनॉरिटी बन जाएंगे अपने स्टेट में। तो इन्होंने और इंटेंसिफाई कर दिया। अब यहां पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि नागाज के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, कुकीज के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, तो जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेज वहां ऑपरेशन करती थी वो वही मैथीज ग्रुप के अगेंस्ट करती थी। अब इससे क्या हुआ, मैथीज कार्डर ज्यादा मरते थे, उनकी संख्या कम होती थी, उनको दोबारा रिक्रूट करना पड़ता था, उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए होते थे, हथियार ज्यादा चाहिए होते थे उनको।
तो इस तरह से वो जो इस तरह की साइकिल में, इस तरह के चक्कर में फंस गए कि उन्होंने को हमेशा पिछले 30-35 साल से ये आर्म्ड स्ट्रगल उनका चलता था। कुछ चीजें 2017-18 के बाद बदली, जहां थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, और 2023 तक काफी ठीक ठाक रही, लेकिन 2023 के बाद जैसा कि आपको बताया कि सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। तो कैसे चिंगारी कैसे भड़की 2023 में? क्या था, क्या हुआ उस समय? ऐसा क्या हो गया? देखिए सर, इसका जैसे कि ऐतिहासिक तौर पे अभी हमने देखा, 4-5 मुद्दे में दोहराना चाहूंगा ताकि फ्रेश रहे। एक तो सर, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं लोग, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। खाड़ी के देश और वेस्ट एशिया से लेके इंडोनेशिया तक कोई भी क्रिश्चियन स्टेट नहीं। मुझे मालूम है आप उससे ज्यादा लोग जानते हैं, बट एक बार सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपना माइंड ले जाइए, इसको छोड़कर, इजराइल को छोड़कर, वेस्ट एशिया से लेके इंडोनेशिया, तो ये जो बीच था सर, ये ब्रिटिशर्स बोके चले। उनको ये था कि उन्होंने पूरी इंडिया में जहां भी कन्वर्जन कोशिश की, उन्होंने मैसिव परसेंटेज वाइज, नंबर वाइज नहीं बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज वाइज उनका कन्वर्जन रेट जो है ईस्ट अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में ज्यादा है, और मणिपुर में धीरे धीरे कुकीज नागाज के थ्रू वो भी अभी 41% हो गया। और मणिपुर पे वो इसलिए थे क्योंकि यहां पर मैतीज जो हिंदू रिलीजन फॉलो करते थे, उन्होंने मना कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। वो क्या चाहते थे सर कि आफ्टर दे लीव इन व्हेनेवर, तब उनको ये नहीं पता था कि कब छोड़ेंगे, लेकिन उनको 1920-30 के दशक तक पता लग गया था कि हमें छोड़ के जाना है। तो वो ये चाहते कि ये वाला हिस्सा जो है वो कभी भी इंडिया का पार्ट ना बने। बट इसमें बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, क्योंकि नागा के जो एक मसीहा की तरह उनको माना जाता था, जेडोनांग, वो तो अगेंस्ट थे क्रिश्चियनिटी के, और इनफैक्ट वो चाहते थे कि आप जो अपना उनका जो खुद का जो रिलीजन है उसको ही फॉलो करते रहे। तो ये चेंज कैसे आते हैं एकदम से? देखिए, चेंज तो ऐसा है कि बुद्धा को भी दुनिया में जहां भी जिस देश में जाएंगे, बुद्धा को लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा यार, मतलब ऐसे इंसान होने चाहिए दुनिया में द्वारा, लेकिन उसके फॉलोअर्स कितने हैं? ये है कि मानता कौन है, किसको मानता है। परसेप्शन, बच्चे से लेकर जब तक आदमी मरता है, मनुष्य जाति ऐसी है, वो परसेप्शन के ऊपर जीता है। क्रिश्चियनिटी बुरी बात नहीं कह रहा हूं मैं, क्रिश्चियनिटी ने शायद उनके वे ऑफ लाइफ, उनके एजुकेशन को, उनके रहने सहने को बदला है, लेकिन ये चीज ने उस एरिया पे जरूर असर किया, क्योंकि उनकी ट्राइबल जो आइडेंटिटी थी वो मारी जा चुकी है। मैतीज इसको सेव करके रखना चाहते थे, और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भाई हम जब जाए, बेशक हम इस इलाके को ना, ये एक ऐसा इलाका होना चाहिए जो एक टाइप से क्रिश्चियन स्टेट हो। और आप इमेजिन कीजिए, मैं बहुत हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं कि अगर तिरप चांगलांग और ईस्ट ऑफ लोहित नदी से और मिजोरम तक अगर एक 300 किलोमीटर की बेल्ट में क्रिश्चियनिटी जो कि 80-90% है, अगर ये चीज होती और ये इंडिया का पार्ट नहीं होता, तो यहां कौन इन्फ्लुएंस कर रहा हो? वेस्टर्न पावर्स इन्फ्लुएंस कर रही होती। क्यों वेस्टर्न पावर्स आज की तारीख में इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस रखना चाहती है? उनको देखिएगा, इंडिया ने मना कर दिया, उनको बांग्लादेश ने मना कर दिया। हसीना के जाने की एक बहुत बड़ी वजह मानी जा सकती है, अगर इसके ऊपर डिस्कशन हो। उन्होंने मना कर दिया, मतलब ऑफिशियली बर्मा ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि चाइना वहां घुसा हुआ है। फिर वो जाए कहां? अच्छा, इसमें आपको लगता है कि पूरी जो स्थिति है वहां पे, क्योंकि है क्या ये कि आग तो लगी है, माना कि हमने आग लगी है, लेकिन आग में घी भी डाला जाता है, और वो घी कौन डाल रहा है? क्या चीन डाल रहा है, म्यांमार डाल रहा है, जो वेस्टर्न चर्च है वो डाल रही है, या वेस्टर्न डीप स्टेट डाल रहा है, या सभी कूदे हुए हैं और अपना अपना जो हिस्सा तोड़ के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है सर, इसमें जो कारण मैंने बताए थे, ऐतिहासिक कारण, वो तो है ही। आप इसमें एक और बहुत बढ़िया चीज देखेंगे सर, बहुत बखूबी से लोगों ने निभाया है। 1950-60
और तकरीबन 70 के 20 तक यूके की MI6, यूएस की CIA, ISI, इन लोगों ने काफी इन्वेस्ट किया और जितनी भी लीडरशिप थी वो बांग्लादेशी जाकर क्यों ट्रेनिंग करती थी, क्यों वहां रहते थे, उनको फंड भी मिलते थे वहां से, कोई तो कारण होगा। इन लोगों ने इन्वेस्ट किया कि ये लोग बिल्कुल। बाद में काम आएंगे। इसके 2-3 कारण। एक था कि भाई इंडिया को डिस्टेबलाइज करके रखना है, हमारा होल्ड हो इस एरिया में तो बहुत अच्छी चीज है। कहीं मैंने पढ़ा भी है, किसी एनालिस्ट ने बोला है कि वो हमेशा से चाहते थे क्रिश्चियन स्टेट हो जाए इधर भी, उसका नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर हो तो अच्छा रहेगा। उन्होंने वहां इन्वेस्ट कर दिया। इसी दौरान 1962 में बर्मा में एक इंपॉर्टेंट होता है कि वहां मिलिट्री रूल आ जाता है। जब ये मिलिट्री रूल आता है और इंडिया और चाइना की लड़ाई हो चुकी है, तो चाइना एक बहुत एग्रेसिव तरीके से बर्मा में घुस जाता है। आप इसे सब चाइना का 1962 से पहले जब बर्मा में सिविलियन रूल था, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था, इंटरफेरेंस नहीं करते थे बहुत ज्यादा। लेकिन 62 के बाद उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में भी करना शुरू किया, लेकिन वो ज्यादातर 1971 के बाद। और 1971 के बाद CIA और ये सब लोग इन्होंने शिफ्ट कर लिया म्यांमार में अपने, नॉट डायरेक्टली, लेकिन हर इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन के उसके गुर्गे हैं एक दूसरे के देश में, तो इन्होंने वहां से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने वहां से ऑपरेट करना शुरू कर दिया तो ये ऑपरेशंस, पहली बात तो ये आइडियोलॉजिक सपोर्ट देते हैं, फिर सोशल सपोर्ट देते हैं, फिर उन्हें फंड देते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं आप, आर्म्स देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, शेल्टर देते हैं, उनको अपने पास रखते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब 1960 में ये आया रिफॉर्म एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो और मैतीज को पता लगा कि भाई वो तो खरीद नहीं सकते, और कुकीज और नागाज उसके बाद में काफी एग्रेसिव तरीके से लैंड खरीद। सर, समझने वाली बात यह है कि नागाज और कुकीज दोनों गरीब ट्राइब्स हैं, इनके पास लैंड खरीदने के लिए पैसा कहां से आता है? लैंड खरीद, तो लैंड के दो इशू होते हैं, फॉरेन फंडिंग और ड्रग के बारे में भी आप मतलब 2-4 मिनट हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि ड्रग की इकोनॉमी कितनी ज्यादा है, नार्को टेररिज्म कितना ज्यादा है। तो ये जो फंडिंग है, ये जो वो है, ये सब कहां से आ रही है? बाहर से आ रही है। मैं ड्रग पे आने से पहले इनको आपको एक और चीज की जानकारी देना चाहूंगा। अगेन ये शायद किताबों में ना मिले। मेरे कुछ ताल्लुकात, क्योंकि सस्पेंशन और ऑपरेशंस थे, कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से थे, क्योंकि हमारी लड़ाई तो थी नहीं। बिल्कुल। देखिए, हथियार लेने का कितना बढ़िया तरीका है सर, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। NSC और IM के 250 कार्डर चंडेल डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हैं, म्यांमार और मिजोरम की बाउंड IB के साथ साथ वो आखिर तक जाते हैं, बांग्लादेश को में एंटर करते हैं। बांग्लादेश में एंटर करने से पहले परवा पोस्ट है सर, PARVA, मिजोरम में। उन 250 में से 10 लोग वहां सरेंडर कर देते, तब जाके पता पड़ता है कि इस तरह से गया, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। वो लोग जाते हैं, कॉक्स बाजार जाते हैं, ISI उन्हें हथियार देता, वो लोग वापस आ जाते हैं हथियार ले। ऐसी वो 2 ट्रिप और करते हैं अगले 2 साल। जब चौथी ट्रिप 1999 में कर रहे होते, तब उनको असम राइफल एम्बुश कर देती, लेकिन चीजें नहीं बदलती। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो फिर वो वाया CST, ट्राई जंक्शन ऑफ त्रिपुरा, असम एंड मिजोरम में, वहां से आते हैं चूराचांदपुर में, तमिंगलोंग में और नागालैंड में चले जाते हैं। ये है एज फार एज INSM की हथियार लेने का एक तरीका। और भी तरीके, लेकिन मैती इंसर्जेंट्स होते, वो ज्यादातर हथियार अपने म्यांमार से लेते थे, और उनकी आर्मी भी इन्वॉल्व थी म्यांमार की। अब आप कहेंगे ये हथियार आते कहां थे? सर, 70 के दशक में हेमरूज, कंबोडिया की जो सत्ता थी वो बर्बाद हो जाती है, हट जाती है।
तो वो जितने भी हम्म, चाइनीज हो, रशियन वेपन्स हो, वो सारे मार्केट लग जाता है थाईलैंड और म्यांमार में। इसी दौरान 1980 के दशक में, हम्म, आई थिंक अगर मुझे सही सा याद है, सन 1988-89 में शान स्टेट के साथ सीज ओके, फायर हो जाता है म्यांमार आर्मी का, और वो अपने आर्म्स जो है शान आर्मी ओके, वो सरेंडर करती है, वो हथियार भी अवेलेबल। और ये सारे हथियार म्यांमार आर्मी जो रहती है वैली बेस्ड को या बाकी भी जो भी, एक्चुअली फ्री फॉर ऑल है, हर कंट्री हर उसको पैसे हम्म, हथियार वो दे रहा है। हम्म, जहां तक ड्रग का सवाल है सर, ये जो गोल्डन क्रिसेंट है जो आपने सबने सुना ही होगा, ये 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हाँ जी, 2 लाख स्क्वायर, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपी प्रोडक्शन यहाँ होता है। और देश के तौर पे देखें तो ओके, बर्मा जो है अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा पॉपी प्रोडक्शन करता है। एक या, चाइनीज है सर, उसका नाम ये आपको गूगल करने में मिल जाएगा, जाओवी। इसने ओके, इसको लाओस ने इस गोल्डन ट्रायंगल के अंदर एक 60 स्क्वायर किलोमीटर का एसईजेड दे रखा है। ये सर हंसने वाली बात है मीन्स, ये कितना नाटकीय लगता है कि एक बंदे को देखो वहां वो साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग। लाओस और चाइना हम्म, में ड्रग के अगेंस्ट रूल्स बहुत वो है, स्ट्रिक्ट रूल्स है, हम्म, लेकिन उन्होंने वो फॉलो नहीं करते। तो जितना भी प्रोड्यूस है वो जाता कहाँ है? म्यांमार में, जो कि ऑलमोस्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और स्मगलर भी है। और ये आता कहाँ है? ये इन्हीं स्टेट्स के थ्रू आता है। और यहां से ये जो ओके, है बांग्लादेश और इंडिया, इंडिया में भी ये दिल्ली तक खप जाता है। आप बोलेंगे बिल्कुल, दिल्ली से बियॉन्ड क्यों नहीं जाता? फिर ये गोल्डन क्रेसेंट वाला माल जो है उधर से आता है, अफगानिस्तान वाला ओके, है भाई, उनको भी तो मार्केट चाहिए। तो इतना वेल ऑइल्ड सिस्टम है कि ये वाला, इसकी वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री हाँ, दिल्ली दिल्ली है और उसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री दिल्ली है। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया है सर ड्रग्स में भी। वो ट्विस्ट ये है कि अभी आपको हम्म, बहुत ज्यादा पॉपी कल्टीवेशन की जरूरत ही नहीं है, आप सिंथेटिक ड्रग बना सकते हैं। हम्म, सिंथेटिक, सिंथेटिक ड्रग एक आपके मकान जो है 2-3 कमरों में बन सकता है अगर आपके पास मटेरियल है और टेक्नोलॉजी। और इसकी बिजनेस देखिए सर, इकोनॉमी ऑफ ड्रग्स की, दुनिया में 30 करोड़ आदमी ड्रग्स लेते हैं। एक सिंथेटिक ड्रग की हम्म, गोली जो सिर्फ 25 रुपए में बन जाती है, नॉर्मल मार्केट में 700 से 1000 रुपए में मिलती है। और जो बड़े शहरों में रेव पार्टीज होती हैं, अगर वहां चली जाए तो कई बार ये 5-5 हजार रुपए की। इस पैसे को सर कोई नहीं हम्म, छोड़ना है। कोई का मतलब कोई भी, एवरीबडी, मैं बहुत हम्म, जिम्मेवारी से बोलता हूं, एवरीबडी इज हाँ, इन्वॉल्व इन दिस ड्रग मनी। अब एवरीबडी का मतलब ये नहीं कि जनसंख्या पूरी की पूरी या पूरी पॉलिटिशियन, व्हेन आई से द हाँ, सिस्टम एज सच इज इन्वॉल्व। सिस्टम, पूरा सिस्टम, आज भी डिस्पाइट एंटी पॉपी कल्टीवेशन, तकरीबन एक रिपोर्ट बोलती है 18,000 एकड़ में पॉपी कल्टीवेशन होता है मणिपुर के अंदर। 90% जो ड्रग लेते हैं वो HIV पॉजिटिव है। तो आप देखिए, अब एक्सीलेंट है, आप बोल रहे थे ना कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, आप आप देखिए कि इस इंसिडेंट से, जो May 3 का इंसिडेंट हुआ 2023 में, उससे पहले हालात क्या थे? अब ये मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान दें सर। और कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन जैसा सुनते हैं राजनीति में, 2017 में वहां बीजेपी की सरकार आ जाती है। अब बीजेपी की सरकार जहां हम्म, सेंटर में और स्टेट में, वो क्या बोलते हैं, डबल इंजन सरकार। बोला भाई हम कुछ करके दिखाएं, और हम्म, शायद हो भी रहा होगा। हम्म, चीजें थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसका उदाहरण ये बताना चाहूंगा मैं कि इम्फाल से और मोरे तक जब हम जाते थे, पहले ट्रेवल करते थे, 6-6.5 घंटे लग जाते थे, अभी 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। हम्म, ट्रेन जो बताइए, है, इम्फाल लैंडस्लाइड हो गया एक मैसिव, नहीं तो मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में इम्फाल पहुंच जाएगी। कोहिमा से और इम्फाल की रोड और जिरीबाम से इम्फाल की रोड शायद अगले 1-2 साल में बन जाए, अगर ब्लॉकेट वगैरह खुल जाते। तो चीजें, इसका मतलब इंप्रूव हो रही है। 2022 में सर डूरंट कप होता है, इनफैक्ट 2022 में डूरंट कप होता है। इनफैक्ट वहां पे
पूरे क्षेत्र में हर एयरफील्ड में मैं लैंड किया हूँ और बिल्कुल बदल गया एयरफील्ड, जो बिल्कुल एक छोटा सा होता था, धीमे धीमे आप बिल्डिंग आ गई, सर टर्मिनल आ गया, एयर रनवे बिल्कुल इंप्रूव हो गए। तो हर जगह पूरे नॉर्थ ईस्ट में तो हर महीने या 2 महीने में एक बिल्कुल। बार मैं तो जाता हूँ। आप बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखिए 2022 में वहां डूरन कप होता, या 2022 और 23 में, जब 23 सितंबर में यहाँ पे G20 समिट है, उसके 2 इवेंट इम्फाल में होते हैं। इस या इंसिडेंट यस से जस्ट 20 दिन पहले मिस या इंडिया का फाइनल इम्फाल में होता है, अप्रैल 2023 को। हम्म, आप देख रहे हैं किस तरह का बदलाव था। तो ये बदलाव जो है, इसमें मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर हमारी जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट वगैरह थी, मुझे पूरा विश्वास है ठीक ही काम किया होगा, बट वो शायद थोड़ा सा उन्होंने सोचा जब इतना सब कुछ हो रहा है तो दे कैन टेक व्हाटएवर लिबर्टी। तो फरवरी 2023 में सीएम ने स्टेटमेंट दिया, जो कि बड़ा जेन्युइन और उनकी इंटेंट ठीक ही होगी, कि भाई पॉपी कल्टीवेशन को रोकना है, इलीगल माइग्रेंट्स को हमें रोकना है, और आई थिंक 38 विलेजेस हैं जिनको हमें, जहां इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको हटाना है, और जो रिफ्यूजीज हैं उनको टैग करना है। हम्म, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लोग कौन थे? ये लोग ज्यादातर कुकी ट्राइब्स। या अब जो अक्रॉस द बॉर्डर ये अपने आते ज्यादातर रहते हैं। कुकी हाँ ट्राइब्स, तो अब उनको लगा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के बाद एक चीज हुई, कुकी ट्राइब्स के जो कुकीज ग्रुप थे उनको कैंप्स दे दिए गए, पैसे दे दिए गए, स्टाइपेंड जो मिलता था 6,000 रुपए महीने का, और उनको हथियार रखने की इजाजत दी। मैं इन हालातों की बात कर रहा हूं। तो कुकीज के पास ये था, कुकीज को डर लगने लगा। मैतीज जिन्होंने ये केस जो है 1982 और 2001 में टेकअप किया था, दोनों बार वो रिजेक्ट हो गया, 2012 में उन्होंने दोबारा किया। तो हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप मैतीज को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कंसीडर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ केस के टेकअप क्यों नहीं करते। ये जो था ये ट्रिगर हो गया। अभी पूरी तरह ट्रिगर नहीं हुआ। आप देखिए चीजें ग्राउंड के ऊपर कैसे होती है। ये सब चीज तो हम अखबार में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में देख लेते हैं। तो इन्होंने जो ऑल हिल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने एक पीसफुल मार्च निकाला इसके अगेंस्ट। रोचक अब होगा सर, आप इम्फाल से अगर चूरा चांदपुर चले तो बिशनपुर एक डिस्ट्रिक्ट आता है। बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट को जैसे ही क्रॉस करोगे सर, तो वहां एक बहुत बड़ा गेट है जो कि सॉलिड कंक्रीट से और लोहे से बना हुआ। ये गेट कुकी जो है, एंग्लो कुकी वॉर जो हुई थी 1917 से 1919 के बीच में, जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये लोग हर साल वहां पे करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। जब ये पीसफुल मार्च चल रहा था तो किसी को नहीं पता किसने कुछ टायर वगैरह बंद कर दिए उस गेट पर, और अफवाह ये फैला दी गई कि वो एक गेट को बंद कर दिया। कुकी जो कि इमोशनल थे, उन्होंने सोचा भी नहीं कि गेट तो बंद नहीं हो सकता, उसको तो बुलडोजर से भी नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने मैतीस के अगेंस्ट एक्शन ले लिया। मैतीस को जैसे ही ये पता लगा, उन्होंने ज्यादा ब्लडी एक्शन ले लिया कुकीज के। आज की तारीख में टोटल डिस्ट्रस्ट में वहां लोग जी रहे हैं। एक इसका छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल, कि जितने भी कुकीज हैं, क्योंकि वो वैली में नहीं आ सकते तो वो एयर ट्रेवल नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग आइजोल आते हैं बाय रोड और आइजोल से गुवाहाटी जाते हैं। मैतीज जो है वो बाय रोड ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉकेट दोनों तरफ कुकीज का लगा है। तो गरीब भी होगा, उसको गुवाहाटी जाना है तो उसको एयर से ही जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना। आप गंभीरता देखिए कि आखिर में जो सफर कर रहा है वो नॉर्मल बंदा है, डेली वेजर है, या लो इनकम ग्रुप वाला है, और वहां तो ज्यादातर लो इनकम ग्रुप वाले लोग। बिल्कुल। तो इस पूरे, तो क्या लगता है कि आपको वे फॉरवर्ड क्या है आगे, कैसे ये कुछ सुलझेगा इसका? क्योंकि
इसके लिए मैं तो जो हिस्ट्री छोड़ दीजिए आप, लेकिन जो आज जो कम्युनिटी के वहाँ लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, मैं उनको दोष दूंगा क्योंकि उन्होंने अफवाहों को बढ़ने दिया, उन्होंने दिमाग से काम नहीं लिया, उन्होंने यूथ के हाथ में, जैसे आपने वो दाग की बात की, उसको जाने दिया और कंट्रोल नहीं किया। तो आपके हिसाब से अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि 4 किताबें कुकी ने निकाली, 3 किताबें मेथी ने निकाली, पूरा प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से किया और अपनी अपनी बात को सच्चा कहा, दूसरे को झूठा कहा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है सर। इस प्रश्न के जवाब देने के लिए मैं वहां के ट्राइब्स के बारे में थोड़ा सा एक दो चीज बताना चाहूंगा उदाहरण के साथ। देखिए सर, ये बहुत एग्रेसिव लोग हैं सर, और इनकी इंसर्जेंसी के सामने JNK की इंसर्जेंसी वो बच्चे की तरह है। मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ। जिन्होंने दोनों जगह सर्व किया वो उस चीज को मानेंगे। इनकी प्लानिंग, इनका एग्रेसिवनेस, इनकी स्विफ्टनेस मैच करना बहुत मुश्किल है। एग्रेसिव लोग हैं, ब्लड से एग्रेसिव है, जेनेटिकली एग्रेसिव लोग, लेकिन ये बहुत सीधे भी हैं। उसका एक उदाहरण, और ये उदाहरण को आप हाइपोथेटिकल मत मानिए, सच्चाई बता रहा हूं जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं लोगों। सब जब मारवाड़ी लोग वहां पहुंचे और उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो ये ट्राइब लोग जब कपड़ा लेने आते थे, ये व्यक्तिगत रूप में मुझे बताई हुई है जो आज तक मैं भूला नहीं। तो उनको अगर 1 मीटर कपड़ा लेते थे, उनको 4 मीटर के पैसे लेता था मारवाड़ी। तो मैंने पूछा भाई क्यों? वो कहता था कपड़ा तो 1 ही मीटर फाड़ते थे, लेकिन हम चारों तरफ से नापते थे उसको। 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर। इतना भोला भी है सर ये ट्राइब। ये मतलब वहां के ज्यादातर ट्राइब इतने भोले। इसलिए आप पीस प्रोसेस पे आते हैं। सबसे देखिए, पीस से ही मिलेगा सर, लड़ाई से नहीं मिल सकता। वहां के जो कम्युनिटी हेड है, जो कम्युनिटी हेड, गांव बूढ़ा या कुछ भी बोलिएगा, इसमें उनका फेलियर सबको नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ एक को शाबाशी मिल सकती है, नागास, क्योंकि वो इस लड़ाई में नहीं कूदे। हालांकि इससे उन्हीं का सबसे ज्यादा फायदा भी हुआ, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सिर्फ नागाज या पंगाल सर, मणिपुरी मुस्लिम्स, यही लोग करते हैं। बाकी को तो निकलने ही नहीं दिया जा रहा। तो ये कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी हेड्स को आना पड़ेगा। दूसरा है कि हमारा ये जो बॉर्डर है ये बहुत पोरस है। बार बार प्लानिंग होती है, लेकिन इसकी फेंसिंग जैसे हमने राजस्थान पंजाब में करके काफी, मतलब पूरा 100% नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसको कर लेना चाहिए और अच्छा सर्विलेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल वो करने नहीं दे रहे ना। 398 किलोमीटर लंबी इसका बॉर्डर है म्यांमार के साथ, मणिपुर का। केवल 10 किलोमीटर होने दिया अभी। मैं कह रहा हूं करना पड़ेगा तब होगा। आप बोल रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड में ये एक बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। अगली चीज क्या है कि पुलिस को के रिफॉर्म्स होने पड़ेंगे। वहां जो पुलिस है वो कटी हुई है। मैती जो है वो चूराचांदपुर में पोस्टिंग नहीं ले सकता, कुकी जो है इम्फाल ईस्ट में पोस्टिंग नहीं ले सकता। कैसे करेंगे? बताइए। इंटेलिजेंस को बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं, जो कि होम मिनिस्टर ने बोला है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं वो उनको स्थापित द्वारा करना पड़ेगा अच्छे डेवलपमेंट के साथ। इसी प्रकार से आप अगर देखेंगे तो वहां जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो हो रही हैं, लेकिन उस पेस से नहीं हो रही जितना होना चाहिए। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है सर। जैसे मैंने बताया कि इतना गंभीर विषय है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। Okay, so that was such a wonderful session with you, ब्रिगेडियर सिरोही। मजा आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बताया है, और सब्जेक्ट इतना जड़ीला कह लूं मैं क्या उसको,
कि उसको ये टाइम भी बहुत कम है जो हमने जिसमें 30-40 मिनट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सो थैंक यू सो मच कि आपने हमको समझाया। आगे भी आते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, अंडरस्टैंड करते रहेंगे उस क्षेत्र के बारे में, क्योंकि एक और बॉम्ब जो है वहां पे टिकिंग बॉम्ब चल रहा है इस समय, वो है बांग्लादेश, जिसके ऊपर पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू दिया था जो ऑलमोस्ट 5.5 लाख व्यूज पहुंचने वाले हैं उसके। तो ये बहुत ही बड़ा एक सिरदर्द नहीं कहूं तो कम से कम एक चैलेंज जो है वो भारत के लिए उठने वाला है। नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र, बांग्लादेश का क्षेत्र, और इसको हम कैसे डील करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने हम सबको इसके बारे में बहुत बढ़िया से बताया। आते रहिए, बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, सत श्री अकाल, बाय बाय।